नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 44। अंजलि धीरे से कहने लगी, बेटा प्रशांत कह रहा था कि सभी दोस्तों के पास मोबाइल फोन है तो उसे भी अब जरूरत है। जवाब में धीरे से प्रकाश कहने लगा, किताबें खरीदने की बात तो ठीक है मगर मोबाइल फोन से क्या काम है। उसे जब कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से फोन की सुविधा दी गई है, साथ में उसके इलाके में कम से कम भी 10 टेलीफोन बूथ है, ऐसे में उसे मोबाइल फोन का क्या जरूरत है। अंजलि चाह रही है कि आगे बात ना बिगड़ जाए, इसलिए चुपचाप रहना ही उचित समझी। मगर प्रकाश कहने लगा, जनाब गए हैं 1 साल से भी ज्यादा हो गई है, अभी तक कंपटीशन पूरी नहीं कर पाए। अगर वहाँ पर 2-3 साल लगाएगा तो उतना ही पीछे रह जाएगा। मन लगाकर पढ़ाई करे तब तो उसका भी समय बर्बाद ना होगा। हम तो उसका पूरा ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे अच्छा सा सरकारी कॉलेज मिल जाए, मगर पता नहीं वह क्या कर रहा है। अगले साल सुशांत को भी कोटा में जाना होगा या दिल्ली में, उसके लिए भी पैसे की जुगाड़ लगाना होगा। आईआईटी में या किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना कोई मामूली बात नहीं है। सुशांत तो कहता है कि पीएमटी की कोचिंग करेगा। पीएमटी में 10-12 लाख बच्चों में से केवल 40-45 हजार बच्चे सिलेक्ट होते हैं, उनमें से आधे तो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं। मैं तो किसी भी तरह पूरा खर्च उठा लूंगा, मगर यह लोग ठीक से पढ़े तब ना, केवल मेरे सहारे के भरोसा में रहने से थोड़ी ही चलेगा। अंजलि मन ही मन सोचने लगा, उनका कहना भी सही है, मगर अब पहले के जमाना नहीं रहा। 20-22 वर्ष में दिन दुनिया बहुत तेजी से बदला है। जब हम लोग पढ़ाई लिखाई किया आज से 30 वर्ष पहले, ऐसा सुनने को नहीं मिलते थे कि कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन करनी है और कंपटीशन फेस करनी है। तब इतना भी शोर शराबा नहीं होती थी कि कोई इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या क्या करेगा। मगर अब तो घर घर में यही चर्चा है कि अमुक के बेटा या उसकी बेटी कोटा में रहकर कोचिंग कर रही है, उसे डॉक्टर बनना है, उसे पीएमटी की परीक्षा देनी है, उसे जॉइंट एंट्रेंस में बैठना है, अमुक आईआईटी के लिए कोचिंग कर रहा है, अमुक के बच्चे एमबीए की तैयारी कर रही है। ऐसे में क्या हम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। समय के साथ साथ कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गई है कि कम रोजगार करने वाले माता पिता के लिए नए नए मुश्किलें आने लगी है। अगर हम लोग बच्चों के लिए तकलीफ नहीं उठाएंगे तो हालत ऐसा हो गई है कि कल को बच्चे लोग हमारे ऊपर अंगुली उठाएंगे कि अपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, पता नहीं और क्या क्या कहेंगे। क्योंकि समय तेजी से आगे बढ़ रही है, पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर बहुत हावी होती जा रही है, ऐसे में पता नहीं कल को क्या होगा। अंजलि सोचने लगी, सुशांत इस साल 12वीं पास कर लेगा। वह कब से यही रट लगा कर रखा है कि उसे डॉक्टर बनना है, मगर डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। कहता है कि मुझे भी कोटा शहर में जाना है। जो भी बच्चे वहां पर जाकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं उन्हें सरकारी कॉलेज मिल जाती है। आता मैं भी भैया के साथ रहकर पीएमटी की कोचिंग करूंगा। हम लोग छोटे शहर के रहने वाले, हमारे यहाँ किसी प्रकार की सुविधा ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके बच्चे लोग कोई छोटा मोटा सरकारी या प्राइवेट में नौकरी कर ले, या तो कोई टीचर या चपरासी की नौकरी कर ले तो बहुत है। रेलवे की अच्छी नौकरी हो या सरकारी ऊंचे दर्जे की नौकरी हमारे घर के बच्चों के नसीब में कहाँ है। रोज अखबारों में छपती है, अमुक बच्चे फलाना एग्जाम में टॉप हुआ है, अमुक के बच्चे यूपीएससी में टॉपर हुआ तो अमुक आईएएस बना है, अमुक आईपीएस बन गया, अमुक पीएमटी ऑल इंडिया लेवल में टॉप में आया है, अमुक एमबीए की परीक्षा में टॉप किया है और उसे सालाना 25 करोड़ रुपया की पैकेज मिल रही है। क्या उन तक पहुंचना इतना आसान है? हमारे जैसे गरीब परिवार के बच्चों के लिए सपनों की बात है। एक तरफ जहां बच्चों में लगन होनी चाहिए, साथ ही उसे अच्छी संस्थान से कोचिंग भी लेनी होगी, तभी अच्छे संस्थान में एडमिशन मिल सकती है। ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल की एमबीए करने के लिए 25-30 लाख रुपया खर्च करना क्या हर किसी के बस में है? 2-3 साल तक पीएमटी के कोचिंग करना भी कोई मामूली बात नहीं है।
कोटा में रहकर साल भर में 2-3 लाख रुपया खर्च करना कोई मामूली बात नहीं है। इतना पैसा हर किसी के पास होती है क्या? इसके बाद भी सुनती हूँ कि बहुत से परीक्षा में घोटाला होती है, फिर बैक डोर अंडर टेबल पता नहीं क्या क्या होती होगी, फिर रिजर्वेशन का बोलबाला। ऐसे में हमारे बच्चे अच्छे जगह पर कैसे पहुँचेंगे? मुझे तो लग रही है कि अगर हम लोग मना करें तो बच्चे लोग बिगड़ जाएंगे। उनके तो समझदारी नहीं है, उनके नजरों में तो उनके पापा के अच्छे नौकरी है, अच्छे तनख्वाह मिलती है, मगर उन्हें क्या मालूम है कितने मिलते हैं और कितने खर्च है। प्रशांत को कोटा में गया 2 साल हुआ है, रोज नए नए फरमाइश है। असल में वहाँ पर जो भी पढ़ने को जाता है उसके पीछे घर वाले कैसे कैसे तकलीफ उठाते हैं उन्हें नहीं मालूम। किसी के घर बिक जाती है तो किसी के खेत बिक जाती है, पर उन्हें नहीं मालूम है। अंजलि बड़े ही चिंता में डूब गई और सोचने लगी, प्रकाश ठीक ही कह रहा था कि परिवार बड़ा मत बनाओ, अपने को अपने चादर के अनुसार पैर पसारने चाहिए। मेरी माँ भी यही कहती थी, मगर मेरी यही तमन्ना थी कि कम से कम एक बेटी तो हो, और यही बेटी के चाहत के कारण हमारा परिवार बड़ी होती गई। प्रकाश हमेशा कहता था, देखो अंजलि, लोग तो बेटे के चाहत में परिवार बड़ा करने पर मजबूर होते हैं। उन्हें एहसास नहीं होती है कि लगातार 3-4 लड़कियां हो जाती है। ऐसे में एक बेटे की चाहत में उनका परिवार बड़ा होता चला जाता है, मगर हमारे तो पहले से बेटा हो गया है। ऐसे में हमें परिवार को छोटा रखना चाहिए, मगर तुम केवल यही रट लगाती रहती हो कि परिवार में कम से कम एक बेटी होनी चाहिए। अंजलि हमेशा कहती है, तुम जानते नहीं कि आज तक मैंने ऐसे ही देखी है कि बिटिया माता पिता के ख्याल रखती है, भला ही वह ससुराल में जाती है। हमारे समाज में सभी को अगर गहराई से देखे तो पता चलेगा कि बेटा अपने माता पिता के ख्याल उतना नहीं रखते जितना कि उसे रखना चाहिए, वरन दूर में बैठी बेटी ने सदा अपने माता पिता को लेकर चिंता करती है। घर घर में देखो बहुत से ऐसे हैं, बहुएं मिल जाएंगे कि अपने सास ससुर जी की सेवा नहीं करती, वरन अपने माता पिता के जरा भी कुछ होने पर परेशान हो जाती है। मुझे ही देखो, हालांकि मेरी कोई भाई नहीं है, और सास ससुर जी की बात मैं क्या कहूँ, यह लोग मेरे साथ नहीं रहते तो बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। हमारे 3 बेटा है, जब उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो शादी करके दूर बड़े शहर में रहेंगे या तो विदेश में चले जाएंगे, पर हम लोग तो यहाँ रहेंगे ना। बुढ़ापा में हमें भी तो किसी एक का सहारा चाहिए, और मैं जानती हूँ कि हमारी बेटी जरूर हमारी देखभाल करेगी, मगर हमारे बेटे बहू ऐसा नहीं करेंगे। प्रकाश बहुत समझाता रहा कि बेटी को पढ़ा लिखा कर किसी अच्छे पात्र के हाथ में सौंप देंगे तो वह भला कहाँ हमारे पास आएगी। यह भी तो हो सकता है कि उसकी शादी ऐसे लड़के से हो जो किसी बड़े शहर में रहे या तो विदेशों में रहे। ऐसे में फिर वही बात आ जाएगी। ऐसे में हम लोग यह बात कैसे माने कि हमारी बेटी हमारे बुढ़ापा में ख्याल रखेगी। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम लोग अपने बेटे को अच्छी तालीम दे और बेटी को नहीं। हमारे नजर में सभी बराबर हैं। हम लोग बेटे के साथ साथ बेटी को भी अच्छी तालीम देंगे ताकि कल को नहीं कह सके कि हमारे माता पिता बेटा और बेटी में फर्क किए हैं। हमारे लिए दोनों ही समान है। हम लोग उसकी परवरिश में किसी भी तरह कमी नहीं छोड़ेंगे। उसकी इच्छा के अनुसार जो भी पढ़ाई करना चाहेगी, जहाँ तक पढ़ाई करना चाहेगी, हम उसे पढ़ाएंगे। बहुत से उलझनों के बीच दोनों के समय बीतता चला गया और उसी के बीच सुशांत का 12वीं रिजल्ट निकल गया। उसने अपने विज्ञान कैटेगरी में अच्छी स्कोर के साथ पास कर गया और पीएमटी की तैयारी करने को कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जींद करने लगा। कमलाकांत उससे 5 साल का छोटा है, तो वह अभी नीचे क्लास में ही पढ़ रहा है, और उससे 3 साल की छोटी है पूर्वा, जो अभी तीसरी कक्षा में है। ऐसे में दोनों के लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों अब छोटे क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, मगर उनके लिए खर्च तो है ना डॉट। अब के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है प्रशांत और सुशांत की तामील, और दोनों ही ऐसी जगह पर खड़े हैं कि साल में 2-3 लाख रुपया तो उन्हें चाहिए ही चाहिए।
कोटा में रहना खाना बहुत महंगा है, यहाँ तक कि वहाँ पर एक खाली मटके और शहरों से 4 गुना दाम में बिकते हैं। घर का किराया दूसरे शहरों से 4 गुना ज्यादा है। वैसे खाने पीने की चीजों के दाम भी आसमान पर है, क्योंकि पूरे देश भर से बच्चे लोग वहाँ पर किराए के मकान लेकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में उसे ड्रीम सिटी या तो सपनों के शहर कह सकते हैं। और बहुत से विषम परिस्थितियों में दिन गुजरते हैं। जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, उनके पास तो एसी या कूलर की भी व्यवस्था नहीं है। गर्मी के मौसम में बहुत तकलीफ उठाकर पढ़ाई करते हैं। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।